ऑडियो 5 पुस्तक यह सृष्टि न अनगढ़ है न अनियंत्रित। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अनंत आकाश में स्थित ग्रह तारकों की विशालता और उनकी परिभ्रमण कक्षा के विस्तार की कल्पना करने से पूर्व हमें अपने सौरमंडल में स्थित नवग्रहों पर दृष्टि डालनी चाहिए और देखना चाहिए कि असंख्य सौरमंडलों में से छोटा सा तारा अपना सूर्य कितने बड़े परिवार का मुखिया है। अपने सौरमंडल के सदस्यों में कुछ ग्रह हैं, कुछ उपग्रह। ग्रहों में सूर्य को छोड़कर 9 ग्रह हैं। इनमें से कुछ तो खुली आंखों से देखे जा सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अधिक दूरी तथा रोशनी की कमी के कारण विशेष उपकरणों से ही देखे जा सकते हैं। इन ग्रहों की दूरी, परिधि, भ्रमण कक्षा तथा प्रति सेकंड चाल का लेखा जोखा इस प्रकार है। बुध, सूर्य से अधिकतम दूरी 297 लाख, सूर्य की परिक्रमा 28 दिन में, अपनी धुरी पर परिभ्रमण 59 दिन, दौड़ की गति प्रति सेकंड 47.9 किलोमीटर। शुक्र, सूर्य से अधिकतम दूरी 1090 लाख किलोमीटर, सूर्य की परिक्रमा 224.7 दिन, अपनी धुरी पर एक चक्कर 244 दिन, गति प्रति सेकंड 35 किलोमीटर। पृथ्वी, दूरी 1521 लाख किलोमीटर, परिक्रमा 335.26 दिन, धुरी पर चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, गति 29.8 किलोमीटर। मंगल, दूरी 2491 लाख किलोमीटर, परिक्रमा 687 दिन, चक्कर 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकंड, गति प्रति सेकंड 24.1 किलोमीटर। बृहस्पति, दूरी 8957 लाख किलोमीटर, परिक्रमा 11.86 वर्ष, धुरी भ्रमण 10 घंटा 14 मिनट, गति प्रति सेकंड 13.1 किलोमीटर। शनि, दूरी 15,070 लाख किलोमीटर, परिक्रमा 29.46 वर्ष, धुरी भ्रमण 10 घंटा 14 मिनट, गति 96 किलोमीटर प्रति सेकंड। यूरेनस, दूरी 30,040 लाख किलोमीटर, परिक्रमा 84.1 वर्ष, धुरी 11 घंटे, गति 6.8 सेकंड। नेपच्यून, दूरी 45,370 लाख किलोमीटर, परिक्रमा 164.8, धुरी 16 घंटे, गति 5.4 सेकंड। प्लूटो, दूरी 73,750 लाख किलोमीटर, परिक्रमा 247.7 वर्ष, धुरी 6 दिन 9 घंटे, गति 4.7 प्रति सेकंड। पृथ्वी का 1, मंगल के 2, बृहस्पति के 16, शनि के 16, यूरेनस के 5, प्लूटो के 1 और नेपच्यून के 2। इस प्रकार कुल 43 चंद्रमा सौरमंडल के इन सदस्यों से जुड़े पाए जाते हैं। ये सभी मूल ग्रहों से आदान प्रदान जारी रखते हैं। मात्र बृहस्पति का एक चंद्रमा ईओ ऐसा है जो ग्रहण करने के स्थान पर अपनी ओर से 20,000 एम्पियर विद्युत धारा प्रति सेकंड बृहस्पति को भेजता रहता है। अपने सौरमंडल का एक आनुमानिक नक्शा धरती पर बनाना हो तो पृथ्वी को 1 इंच की गोली जितना बनाना चाहिए। तब सूर्य उससे 322 गज दूर 9 फुट व्यास का बड़ा गोला होगा। सूर्य के 124 गज दूर बुध, 232 गज दूर शुक्र होंगे। तब 322 गज दूर पृथ्वी बनानी पड़ेगी। उसके बाद मंगल 488, बृहस्पति 1672, शनि 3067, अरुण 5159, वरुण 9656 और यम 13,300 गज दूर अंकित करने पड़ेंगे। बेचारा अपना चंद्रमा तो पृथ्वी से 30 इंच दूर एक चने के दाने जितना होगा। यूं पृथ्वी का व्यास और परिधि का जो माप किया गया है
वह स्थिर नहीं है। पृथ्वी क्रमशः फूल रही है। उसका फुलाव यो बहुत मंद गति से है, पर वह चलता रहा तो वर्तमान माप से सैकड़ों मील की वृद्धि करनी पड़ेगी। समुद्र क्रमशः सूख रहा है, फलस्वरूप थल भाग बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि 5 लाख वर्ष बाद पृथ्वी का थल क्षेत्र अब की अपेक्षा दूना हो जाएगा। जन्म के बाद वृद्धि का जो क्रम प्राणधारी वनस्पतियों तथा प्राणियों पर लागू होता है, वही पृथ्वी के लिए भी है। खगोल विज्ञानियों के अनुसार अपनी पृथ्वी को एक गैस बादल से समुद्र का पिंड गोलक का रूप धारण किए प्राय 11 अरब वर्ष हुए हैं। सौरमंडल के अन्य सदस्यों का जन्म भी प्राय एक साथ हुआ। इससे उनकी आयु भी वही मानी जाएगी। इसके अपवाद भिन्न भिन्न ग्रहों से भिन्न भिन्न संख्या में देखे गए। चंद्रमा हो सकते हैं जो बाद में बनते रहे हैं। पृथ्वी के चंद्रमा के संबंध में कहा जाता है कि समुद्र वाले गड्ढे से टूटकर अंतरिक्ष में विचरण करने वाला पदार्थ भर है, जो गिर तो पड़ा पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण परिधि को लांघ न सकने के कारण उसी के इर्द गिर्द परिभ्रमण करने लगा। यही बात अन्य ग्रहों के चंद्रमाओं के संबंध में भी लागू होती है। इतनी विशाल हमारी पृथ्वी सौरमंडल के मध्य में नहीं है, वरन एक कोने में पड़ी है। ठीक इसी प्रकार अपना सौरमंडल भी मंदाकिनी आकाशगंगा के ठीक मध्य में अवस्थित न होकर एक कोने में पड़ा है। सूर्य प्रति सेकंड 220 किलोमीटर की गति से अपने सौरमंडल सहित आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करता है। इस संदर्भ में समझा जा सकता है कि जब से धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ है, तब से लेकर अब तक उस केंद्र की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं हो पाई है। अपनी आकाशगंगा के केंद्र से यह सौरमंडल 30,000 प्रकाश वर्ष हटकर है। अपनी आकाशगंगा ध्रुव द्वीप की 19 आकाशगंगाओं में से एक है, पर ऐसे ध्रुव द्वीप भी विराट में असंख्य बिखरे पड़े हैं। माउंट पैलोमर पर लगी हुई 200 इंच व्यास के लेंस वाली संसार की सबसे बड़ी हाले दूरबीन से पता लगाया गया है कि विराट में कम से कम 1 अरब आकाशगंगाएं हैं। विशालता की माप का पैमाना क्या लिया जाए, यह मानवीय बुद्धि की समझ में सहज ही नहीं आता। 13,000 किलोमीटर व्यास वाली हमारी पृथ्वी के मुखिया सूर्य का स्वयं का व्यास 13,90,000 किलोमीटर है एवं उसकी कुल परिधि 27 लाख मील है। अनुमानित भार 19 करोड़ 98 लाख महाशंख टन। वह अपनी धुरी पर 25 दिन 7 घंटे 48 मिनट में एक चक्कर लगाता है। उसकी सतह पर 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और मध्य गर्भ में 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। वह 200 मील प्रति सेकंड की उड़ान उड़ता हुआ महाध्रुव की परिक्रमा में निरत है। यह परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में पूरी होती है। इस परिक्रमा में उसके साथी और भी कई सूर्य होते हैं, जिनके अपने अपने सौरमंडल भी हैं। पृथ्वी से सूर्य 109 गुना बड़ा है। दोनों के बीच की दूरी 9 करोड़ 30 लाख मील है। यदि हम 6000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ने वाले अपने तीव्रतम वायुयानों में बैठकर लगातार उड़ें तो उस दूरी को पार करने में 18 वर्ष लगेंगे। एक और उदाहरण बृहस्पति का लें। बृहस्पति का व्यास 88,000 मील है। इस पर हजारों मील मोटी गैस के बादलों की परत छाई हुई है। सूर्य से 48 करोड़ 30 लाख मील दूर होने के कारण वहां गर्मी पहुंचाने वाली किरणें बहुत स्वल्प मात्रा में पहुंचती है, इसीलिए वह अत्यधिक ठंडा है। अन्य ग्रह सूर्य के समीप हैं। हमारी पृथ्वी मात्र 9.25 करोड़ मील दूर है। मंगल 14.75 करोड़ मील, शुक्र 6.75 करोड़ मील और बुध 3.5 करोड़ मील है। अत्यधिक दूरी होने के कारण सूर्य साम्राज्य में रहते हुए भी बृहस्पति बहुत बातों में आत्मनिर्भर है। उसे पूरा औपनिवेशिक स्वराज्य मिला हुआ है। कॉमनवेल्थ का वह सम्मानित सदस्य होते हुए भी अपने बलबूते पर ही अपना क्रियाकलाप चलाता है।
हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह, 61 उपग्रहों के अतिरिक्त 15,000 छोटे छोटे ग्रह पिंड और भी हैं, जिन्हें मध्य ग्रह अथवा एस्टेरॉइड्स कहते हैं। पुच्छल तारे, उल्काएं एवं अंतरिक्ष भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। इस समूचे सौरमंडल का व्यास एक शंख 18 अरब किलोमीटर है। ये सभी मंदाकिनी आकाशगंगा से प्रकाश पाते हैं। अपनी मंदाकिनी से निकटवर्ती दूसरी आकाशगंगा देवयानी एंड्रोमेंड्रा अधिक चमकीली और बड़ी होने के कारण आसानी से देखी जानी जाती है। फिर भी यह एक आकाशगंगा परिवार का सदस्य है। उनका भी एक मंडल है और 19 आकाशगंगाओं वाला समूह किसी अकल्पनीय दूरी वाले महाध्रुव के इर्द गिर्द परिभ्रमण करता है। यह भ्रमण पथ 35 लाख प्रकाश वर्ष का है। अब तक के खगोल पर्यवेक्षणों से 100 अरब आकाशगंगाओं का अस्तित्व खोजा गया है। इन खोज चित्र में मात्र 5 अरब प्रकाश वर्षों की ही परिधि पकड़ में आई, जबकि समस्त ब्रह्मांड का विस्तार इससे भी कितना ही गुना अधिक है। माना जाता रहा है कि पदार्थ जब अत्यधिक घनीभूत हो जाता है तब ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। इसी का एक पूरक सिद्धांत यह भी है कि जब ऊर्जा अत्यधिक घनीभूत होती है तो पदार्थ के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है। आत्यंतिक तापमान 100 करोड़ अंश माना गया है। जब भी इतनी स्थिति पहुंचती होगी तो इसे ठंडा करने की परिणति पदार्थ रूप में होने लगती है। इसी सिद्धांत के अनुरूप ब्रह्मांड के आदि और अंत का कारण खोजा जा रहा है। समझा जा रहा है कि तापमान की वृद्धि विकास वेला है और उसके चरम स्तर पर पहुंच जाने के उपरांत जो ढलान आता है उसे स्थिरता, ढलना, वृद्धता या मरण की तैयारी कह सकते हैं। मानवीय आयुष्य क्रम की भांति ही यह ब्रह्मांड भी बढ़ता, फैलता, सिकुड़ता और मरता जन्मता रहता है। ग्रह नक्षत्रों की बिरादरी में नए सदस्य बढ़ते रहते हैं और पुराने समाप्त होते रहते हैं। कुछ का तो सर्वथा अंत हो जाता है और वे पुनः वापस बादल के रूप में लौट जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अव्यवस्था, अस्त व्यस्तता के चंगुल में फंसकर अपनी दुर्गति करते हैं। कुछ नए बालकों की तरह जन्मते हैं और कुछ प्रेत पिशाच बनकर डरावनी विनाशकारी परिस्थितियां उत्पन्न करते रहते हैं। जिसे आकाश कहा गया है, जिसमें ब्रह्मांड समाया हुआ है, उसे समझने समझाने की दृष्टि से 4 मूल विभाजनों में बांटा जा सकता है। प्रथम क्षेत्र में तो हमारी धरती, उसका वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र आता है। ऊपरी वायुमंडल का अधिक भाग आवेशित परमाणुओं, अणुओं और इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ है। आकाश के इस क्षेत्र में पदार्थ के अस्तित्व का पता आसानी से चल जाता है। दूसरा क्षेत्र है सौरमंडल के ग्रहों का फैला हुआ भाग। यह क्षेत्र सूर्य के बाहरी परिमंडल कोरोना से निरंतर निकलने वाली पतली और फैलने वाली गैस से भरा हुआ है। इसे प्लाज्मा या सौर वायु कहते हैं। इसी हवा के कारण पुच्छल तारों की पूंछें सदा सूर्य से विपरीत दिशा में रहती हैं। यही हवा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भी पूंछ की शक्ल का पुच्छल तारा बना देती है। तीसरा क्षेत्र है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से प्रायः 50 गुना सौरमंडल से आगे हमारी आकाशगंगा में जुड़े तारों के बीच का आकाश भाग। यहाँ भी तारों के बीच के भाग में पदार्थ के उदासीन और आवेशित कणों से बनी हुई पतली गैस है। चौथा क्षेत्र वह आकाश है जिसमें हमारी आकाशगंगा जैसी अन्य अगणित आकाशगंगाएं और उनसे संबद्ध असंख्यों चित्र विचित्र ग्रह नक्षत्र भरे पड़े हैं। तारे व नक्षत्र दोनों भिन्न भिन्न हैं। जहाँ तारे अपनी रोशनी से चमकते हैं वहाँ नक्षत्रों में अपनी रोशनी नहीं होती। जब नक्षत्र तारकों की धूप के प्रकाश में आते हैं तभी प्रकाशवान होते हैं एवं हमें वैसे टिमटिम करते दिखाई पड़ते हैं। उस आकाश जिसमें हम ब्रह्मांड को संव्याप्त मानते हैं, अरसे से भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण भिन्न रूपों में देखा जाता रहा है। आज यदि उन्हें हम सुने तो हंसी आ जाएगी। आकाश के बारे में अतीत काल के यूनानी लोगों की मान्यता थी कि बादलों में निवास करने वाले देवताओं का सारे आकाश पर राज्य है। वह
लोहे की तरह कड़ा है और धरती के कंधों पर टिका है। मेक्सिकोवासी 22 आकाश मानते थे। धरती के ऊपर 13 आकाश स्वर्ग हैं, जिनमें से सिर्फ पहला ही आंखों से दिखता है। धरती के नीचे 9 आकाश हैं जो नरक हैं। दक्षिण अमेरिका के रेड इंडियन 7 आकाश मानते हैं, जिनमें से 5 पृथ्वी के ऊपर, 2 नीचे हैं। वे इनके रंग भी भिन्न बताते हैं, क्रमशः नीला, हरा, पीला, लाल, सुनहरा, बैंगनी और सफेद। इन सबके अधिपति अलग अलग आकृति प्रकृति के देवता लोग हैं। इसी प्रकार धरती व उसका अन्य ग्रहों से क्या संबंध है, यह भी विवाद का विषय रहा है। प्रतिपादन के विरोध में भांति भांति के आंदोलन हुए हैं। प्रतिपादनकर्ताओं को यातनाएं भी सहनी पड़ी थीं। कोपरनिकस अन्यान्यों की अपेक्षा प्रत्युत्पन्नमति होने के कारण बच गए, परंतु मरणोपरांत उन पर अनेकों अभियोग लगाए गए। पहली बार पृथ्वी के भ्रमणशील होने का प्रतिपादन पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया और इसके प्रमाण तर्क का प्रतिपादन उसने अपने ग्रंथ आकाशमंडल में भ्रमण पथ पर नामक ग्रंथ में किया। उसे अनुमान था कि इस प्रतिपादन से पुरातनपंथी ईसाई समाज उसका घोर विरोध करेगा, इसीलिए उसने चतुरता से काम लिया। उसे रोम के पोप पॉल तृतीय को समर्पित किया और ऊपर से ऐसी लीपापोती की कि प्राचीन प्रतिपादन का खंडन होते हुए भी कटुता उत्पन्न नहीं हुई। पोप की आड़ में कुछ दिन तो यह चाल सफल रही, पर पीछे जैसे लोगों ने बारीकी से पढ़ा, वैसे ही ईसाई धर्म के दोनों ही वर्ग, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक, उसके विरोध में हाथ धोकर पीछे पड़ गए। अंततः पोप के आदेश से उस पुस्तक को जब्त कर लिया गया। प्रतिपादनकर्ता पर वे अपराध लगाए गए जिनका फल उसे मृत्युदंड ही भुगतना पड़ सकता था। अच्छा इतना ही हुआ कि अपराध लगाए जाने से 73 वर्ष पूर्व ही कोपरनिकस मर चुका था। अन्यथा उसे भी धरती को भ्रमणशील बताने वाले एक अन्य खगोलज्ञ बूनी की तरह जीवित जला दिया जा सकता था। ऐसे ही प्रतिपादनों पर गैलीलियो को भारी उत्पीड़न सहने पड़े थे। ऐसे अनेकों वैज्ञानिकों ने 16वीं से 19वीं शताब्दी तक ज्योतिर्विज्ञान संबंधी अपनी मान्यताओं पर प्रतिवाद के थपेड़े सहे हैं, पर अंततः इस विकास क्रम में ब्रह्मांड भौतिकी का ढांचा भली प्रकार उभर कर आ सका। उसका श्रेय पूरी तरह मानवीय अन्वेषण बुद्धि को जाता है, जो विराट के दर्शन अनुसंधान में सतत लगी रही। अनुसंधानों से उभर कर आए विलक्षण तथ्यों में से एक यह है कि समग्र ब्रह्मांड के एक अंग हमारे सौर परिवार में अवस्थित विभिन्न ग्रह पिंडों, तारों में परस्पर दूरी को प्रकाश वर्ष के पैमाने से नापा जा सकता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 9.25 करोड़ मील है। इसके बाद दूसरा समीपवर्ती तारा 2 शंख 50 खरब मील की दूरी पर है। प्रकाश की किरणें 1 सेकंड में 1,86,000 मील की चाल से चलती है। इस गति से चलने पर प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी पार कर ले, वह एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। सूर्य से यदि किसी निकटवर्ती तारे को ढूंढना हो तो वह 4.25 प्रकाश वर्ष चल लेने के बाद ही मिलेगा। अंतरिक्ष में फैली हुई आकाश गंगाएं अब एक दूसरे से हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं, पर प्रारंभ में ऐसा न था। ब्रह्मांड का सारा पदार्थ एक ही जगह केंद्रित था, तब एक ठोस सिल्ली जैसा था। फ्रीडमैन के अनुसार अब से कोई 10 अरब वर्ष पहले आदिम संसार का पदार्थ घनत्व की चरम सीमा पर था। पीछे उनमें विघटन प्रारंभ हुआ और पानी के बबूलों की तरह, टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह वह बढ़ता चला गया। ब्रह्मांड का 99% भाग शून्य है। 1% भाग को ही यह नक्षत्र घेरे हुए हैं। अनुमान है कि आकाश में सूर्य जैसे खरबों तारकों का अस्तित्व है। वह तारे आकाश गंगाओं से जुड़े हैं। वे उसी से निकले हैं और उसी से बंधे हैं। मुर्गी अंडे देती है, उन्हें सेती है, और जब तक बच्चे समर्थ नहीं हो जाते उन्हें अपने साथ ही लिए फिरती है। आकाश गंगाएं ऐसी ही मुर्गियां हैं जिनके अंडे बच्चों की गणना करना पूरा सिरदर्द है।
हमारी आकाशगंगा 1,00,000 प्रकाश वर्ष लंबी और 20,000 प्रकाश वर्ष मोटी है। सूर्य इसी मुर्गी का एक छोटा चूजा है जो अपनी माता से 33,000 प्रकाश वर्ष दूर रहकर उसकी प्रदक्षिणा 170 मील प्रति सेकंड की गति से करता है। आकाशगंगाएं भी आकाश में करोड़ों हैं। वे आपस में टकरा न जाएं या उनके अंडे बच्चे एक दूसरे से उलझ न पड़ें, इसीलिए उनने अपने सैर सपाटे के लिए काफी बड़ा क्षेत्र हथिया लिया है। प्रायः ये आकाशगंगाएं एक दूसरे से 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर रहती हैं। अनंत आकाश में गतिशील आकाशगंगाओं में एक अपने सौरमंडल की भी है जिसकी चाल 24,300 मील प्रति सेकंड नापी गई है। इस तरह ब्रह्मांड चैतन्य तो है ही, निरंतर फैल भी रहा है। इसकी हर इकाई गतिशील है, निष्क्रियता कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती। इसी कारण वैज्ञानिक कहते हैं कि अन्यान्य ग्रह नक्षत्रों की तरह ही अपने इस सौरमंडल का भी सृजन हुआ है। वाष्पीय महामेघ न केवल अपने केंद्र में फटा, वरन उसके टुकड़े भी उसी क्रम से फटते चले गए। अपने अपने उद्गम केंद्र के इर्द गिर्द उसकी आकर्षण शक्ति के कारण परिभ्रमण करने की स्थिति में फंसते चले गए। विस्फोट के जिस क्रम से वितरण विकिरण फैलता है, उसी अनुपात से कर्षण भी उत्पन्न होता है। वह अपने परिवार को एक सीमा तक ही बिखरने देता है, इसके बाद सभी को एक सूत्र में समेट लेता है और परिवार क्रम के अनुरूप निर्वाह करने लगता है। ब्रह्मांड में विद्यमान अनेकानेक सौरमंडलों के संबंध में यह घटनाक्रम घटित हुआ है। इसका स्पष्टीकरण देते हुए वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार चक्कर लगाते लगाते स्थान बदलते रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड में भी जो गतिशीलता के साथ साथ परिवर्तन क्रम दृष्टिगोचर होता है, वह लॉ ऑफ कॉजेशन कार्य कारण सिद्धांत से परे होता है। अर्थात विद्युत जहां एक बद्ध तत्व है, वहां उसकी अपनी इच्छा और चेतना भी है, भले ही वह विद्युत तत्व से कोई सूक्ष्मतर स्थिति हो और अभी उसका अध्ययन एवं जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं हो पाई हो। इस मौलिक स्वाधीनता को लॉ ऑफ इनडिटर्मिनेसी के नाम से पुकारा जाता है और उसी के आधार पर अब वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि विश्व की सभी वस्तुएं एक दूसरे से संबद्ध, परस्पर अवलंबित और एक ही संगठन में पिरोई हुई हैं। सारा संसार अर्थात पृथ्वी से लाखों दूर के नक्षत्र तक गणित के सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। वैज्ञानिक तब यह मानने को विवश हुए कि संपूर्ण जगत एक ही रैशनल सिस्टम के द्वारा संचालित है। प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था और नियमबद्धता है और वह सब किसी विश्वव्यापी स्वयंभू शक्तिमान सत्ता के ही अधीन है। आधुनिक खगोल भौतिकी के विकास का ही परिणाम है कि अब ब्रह्मांड के विस्तार की मान्यता पुरातन की अपेक्षा बहुत आगे और बहुत विस्तृत है। तारे आसमान की छत में लटके हुए अब झाड़ फानूस नहीं रहे। वर्तमान खगोल विद्या के अनुसार सबसे निकट दिखने वाला तारा भी सूर्य से बहुत बड़ा और बहुत दूर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में आ जाता है, पर उस निकटवर्ती तारे का प्रकाश हम तक आने में लगभग 4 साल लगते हैं। खुली आंखों से जितने तारे हमें दिखते हैं, वे सब अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के ही अंडे बच्चे हैं और उसी से बंधे हैं, उसी की गोद में खेलते हैं। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा की तरह ब्रह्मांड में करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। खगोलवेत्ता इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे हैं कि ग्रह नक्षत्रों की तरह यह शून्य भी गोल है। जिस तरह पृथ्वी पर सीधी रेखा बनाकर लगातार चलते ही रहा जाए तो चलने वाला अंततः वहीं जा पहुंचेगा जहां से उसने यात्रा आरंभ की थी। ठीक इसी तरह सभी आकाशीय पिंड जहां से चले हैं वहां से आगे चल बढ़ तो रहे हैं, पर घूमते घामते अंततः वहीं जहां पहुंचेंगे जहां से उनकी यात्रा आरंभ हुई थी। धरती सौरमंडल का एक नन्हा सा ग्रह, सूर्य एक तारा, ऐसे तारों की लाखों की संख्या वाली अपनी आकाशगंगा और फिर 1 अरब आकाशगंगाओं से भरा पूरा विराट ब्रह्मांड। परमाणु के खंडकों को सबसे छोटा माने तो उसकी तुलना में यह विराट कितना बड़ा है, यह गणित की अथवा कल्पना की परिधि में
कैसे समा सकेगा। विज्ञानी नित्सोहर कहते थे कि अस्तित्व के विशाल नाटक में हम ही अभिनेता हैं और हम ही दर्शक हैं। मनुष्य अपने आप में एक रहस्य है। मानवीय कलेवर, शरीर और मस्तिष्क उन्हीं तत्वों से बना है जिनसे कि यह ब्रह्मांड। अपने आप की खोज और ब्रह्मांड की खोज में असाधारण साम्य है। अणु और विभु का गहन अनुसंधान जब मानवीय मस्तिष्क के बलबूते संभव होगा तो वह महत्वपूर्ण संभावनाएं अपने साथ लेकर आएगा। इस संपूर्ण विवेचन से निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि वह इस सृष्टि का सर्वतः समर्थ स्वतंत्र सदस्य है और उसे कर्म करने की जो स्वतंत्रता मिली है उसके अनुसार वह इस सृष्टि के महानियंता की नियामक व्यवस्था द्वारा निर्धारित दंड से भी बच जाएगा। इस विराट ब्रह्मांड में पृथ्वी का ही अस्तित्व एक धूलिकण के बराबर नहीं है तो मनुष्य का स्थान कितना बड़ा होगा। दृश्य संसार का संचालन सूत्र अदृश्य, अज्ञात और अपरिचित हाथों में है। कहना चाहिए जो सत्ता इस सृष्टि संसार का नियमन, नियंत्रण और व्यवस्थापन करती है वह मनुष्य के प्रति कितनी उदार है। अतएव यह निश्चित मानना चाहिए कि प्रकृति की नियम मर्यादाओं को, ईश्वर की विधि व्यवस्था को तोड़कर मनुष्य कोई लाभ में नहीं रह सकता। इस प्रकार तो वह अपने आप को नष्ट कर लेगा। प्रकृति की व्यवस्था को बदल सकना और मर्यादा को बदलना उस क्षुद्र के लिए किसी भी प्रकार संभव नहीं है। नीति और सदाचार की, कर्तव्य और धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करके वह अपने आतंक और अनाचार का परिचय दे सकता है, पर इसमें वह विश्व व्यवस्था को अपने अनुरूप बदलने में सफल नहीं हो सकता। इस उद्धत आचरण से वह अपनी मानसिक, सामाजिक और आंतरिक समस्वरता ही नष्ट करेगा। उसे समझना चाहिए कि जो नियामक शक्ति इतने बड़े ब्रह्मांड को, सूर्य को, शक्ति स्रोतों को मर्यादा में रहने और कर्तव्यों पर चलने के लिए विवश करती है, वह इस क्षुद्र प्राणी के नगण्य से अस्तित्व को अपने ओछेपन पर इतराने और व्यवस्थाएं बिगाड़ने की छूट कैसे दे सकती है। ग्रह नक्षत्रों, सौरमंडल, मंदाकिनियों के समुच्चय से बना यह विराट ब्रह्मांड उस परम सत्ता के विराट रूप की एक झांकी प्रस्तुत कराता है तथा आस्तिकता को परिपोषण देता है। इस प्रतिपादन से अपनी आस्थाओं को परिमार्जित किया जा सकता है।